पापा के साथ हम पांचों, हम 4 भाई बहन और माँ भी बार बार इस तरह सामान लेकर यहाँ से वहाँ भागते परेशान हो चुके थे। सबसे ज्यादा दिक्कत आती थी बार बार स्कूल बदलने में, नया माहौल, नए लोग। जब तक हम थोड़ा संतुलित हो पाते, पापा एक नई जगह जाने का आदेश सुना देते। इस बार पापा का तबादला शहर से दूर एक छोटी सी पहाड़ी पर बसे गांव में हुआ था। हम चारों का मुंह लटका हुआ था। एक तो गांव, वो भी इतना पिछड़ा हुआ, न ढंग का स्कूल होगा न रहने की जगह। ऊपर से हमारे बड़े परिवार का छोटे मोटे मकान में गुजारा भी नहीं था। पापा ने बताया कि रहने के लिए डाक विभाग की ओर से एक पुराना बंगला तैयार कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। भारी मन से हमने अपना शहर वाला मकान छोड़ा और पहाड़ी के लिए निकल पड़े। हम 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा मैं, रवि, फिर मुझसे छोटा सचिन, फिर हमारी 2 छोटी बहनें, एक विनी जो 14 साल की थी और सबसे छोटी सोनी थी। विनी चारों भाई बहनों में सबसे ज्यादा चंचल और खिलंदा स्वभाव की थी। हर समय हंसना, मुस्कुराना, खेलना, कूदना, सबको परेशान करना, यही उसकी दिनचर्या थी। हम नए बंगले में पहुंच चुके थे। बंगला हमारे अंदाजे से कहीं गुना बड़ा था। बंगले का एक भाग हमारे रहने के लिए साफ किया गया था, बाकी लगभग आधे भाग में कहीं ताले जड़े थे तो कहीं भयंकर टूट फूट मची थी। कहीं कहीं दरवाजे पर सांकल लगाकर छोड़ा गया था। हम बंगले को घूम घूम कर देख ही रहे थे कि एक बूढ़ी महिला लाठी टिकाते आ गई। उन्होंने बताया कि उनके पुरखे भी इसी हवेली की देखरेख करते थे। वो अपने माता पिता की एक लौती संतान थी। शादी के कुछ समय बाद ही उसके पति का देहांत हो गया तो वो वापस अपने मायके आ गई और इसी हवेली की देखरेख करने लगी। माई लगभग 75 साल की बूढ़ी महिला थी। हमारे परिवार को देखकर उन्होंने मेरी दोनों छोटी चुलबुली बहनों के सर पर प्रेम से हाथ फेर कर कहा, अल्लाह हाफिज। आप मुस्लिम हैं? माँ ने कुछ अजीब से भाव चेहरे पर लाकर कहा, जी मैडम, एक बात का ख्याल रखिएगा, बच्चियां बंगले के दूसरे हिस्से में ना जाने पाए। बच्चियों से मतलब क्या है आपका? मेरा मतलब बच्चे या बड़े कोई भी बंगले के दूसरे भाग में ना जाने पाए। जितना हिस्सा साफ किया है उतना ही भाग इस्तेमाल में लाए, समझे? लेकिन क्यों, ऐसा क्या है वहाँ? कुछ नहीं, बस बरसों से खाली पड़ा है और अधिकतर हिस्सा टूटा फूटा है। कोई दुर्घटना ना हो जाए इसीलिए एहतियातन कह दिया बस। बाकी जैसा आप लोगों की मर्जी। वो अपनी लाठी टेक कर जाने लगी। आप इस बंगले में नहीं रहती हैं? माँ ने हैरानी से पूछा। नहीं नहीं, मैं तो पास ही में बनी छोटी सी बस्ती में रहती हूँ। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अगर कभी कोई जरूरत हो तो बुला लीजिएगा। हम लोग घूम घूम कर पूरे घर का मुआयना करने लगे। पापा और माँ घर का सामान सही करने में व्यस्त हो गए। इतनी बड़ी हवेली में तकरीबन 20 कमरे थे, जिसमें से लगभग 10 कमरे बंद थे या जर्जर हालत में थे। बाकी के 10 कमरों में से 4 तो हमने अपने लिए पसंद कर लिए थे। बाकी बचे कमरों में सामान लगाने के बाद भी 2 कमरे बचे ही थे। ये बचे 2 कमरे मेरी दोनों शैतान बहनों के खेलने का मैदान बन चुके थे। हमारा दाखिला गांव के ही स्कूल में करा दिया गया था। पापा को मिली सरकारी गाड़ी से हम जब तब आसपास के सुंदर दृश्य देखने निकल जाते थे। पहाड़ी इलाके बेहद खूबसूरत होते हैं। पहाड़ों में प्राकृतिक सुंदरता के अतिरिक्त एक और चीज बहुत प्रसिद्ध होती है, वो है यहाँ के काले जादू और भूत प्रेत की कहानियां। मेरे सहपाठी अक्सर मुझे यहाँ वहाँ के भूतिया किस्से सुनाकर डराते रहते थे। मैं भी घर आकर अपने छोटे भाई बहनों को डराने के उद्देश्य से वो कहानियां और भी मिर्च मसाला लगाकर सुनाता। जब वो तीनों अक्सर डर से रोने लगते तो मुझे अपनी जीत का एहसास होता और मेरे चेहरे पर मुस्कान खिल जाती। हमें यहाँ आए अभी कुछ ही दिन हुए थे। मैं छोटे भाई सचिन के साथ क्रिकेट खेल रहा था। मुझसे तीनों बच्चों का ख्याल रखने का बोलकर माँ काम निपटाकर निश्चिंत होकर सोने चली गई थी। दोनों छोटी बहनें भी खाली पड़े कमरों में धमा चौकड़ी मचा रही थी। जाने क्या हुआ, अचानक एक तेज चीख की आवाज सुनाई पड़ी। मैं और सचिन बैट बॉल वहीं फेंक कर
तेजी से अंदर की ओर भागे। चीख की आवाज सुनकर माँ भी अपने कमरे से दौड़ती हुई बाहर निकल आई थी। हम दौड़ते हुए हॉल में पहुंचे। वहां कोई नहीं दिखाई दे रहा था। सोनी के रोने की लगातार आवाजें आ रही थी। मुझे समझते देर ना लगी कि सोनी की रोने की आवाज हवेली के दूसरी भाग से आ रही है। मैंने सचिन का हाथ पकड़ा और दौड़ते हुए हवेली के वर्जित भाग में घुस गया। हर तरफ मकड़ी के जाले और धूल का अंबार लगा हुआ था। सामने देखा तो विनी नीचे बेहोश पड़ी थी और सोनी उसके पास खड़ी जोर जोर से रो रही थी। लगभग उसी समय माँ भी हमारे पास पहुंची। विनी को बेहोशी की हालत में देखकर माँ की चीख निकल गई। किसी तरह विनी को लेकर हम बाहर हवादार कमरे में आए। सोनी को पुचकार कर चुप कराने के बाद मैंने उससे पूछा, तुम चीखे क्यों और विनी कैसे बेहोश हो गई? भैया, मैं नहीं चीखी। मैं तो विनी को खोजती हुई बाहर हॉल में गई थी। वो शायद अंदर वाले कमरे में छिपने गई थी। उसकी चीख की आवाज सुनकर मैं भाग कर आई तो वो ऐसे नीचे पड़ी हुई थी। सोनी ने सुबकते हुए बताया। माँ विनी को देखकर रोने लगी थी। मेरी हालत भी खराब हुए जा रही थी। माँ को संभालूं, सोनी को संभालूं या फिर बेहोश पड़ी विनी को देखूं। सचिन दौड़कर 2 गिलास पानी ले आया। एक गिलास माँ को थमाकर दूसरे से विनी के चेहरे पर छींटे मारे तो वो धीरे धीरे होश में आने लगी। विनी को कुशल मंगल देखकर माँ और सोनी का रोना थम गया था। माँ ने प्यार से विनी के सर पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम बेहोश कैसे हो गई? माँ, मैं छिपने के लिए जगह ढूंढ रही थी। वहाँ उस कमरे के दरवाजे पर साकल बंद थी और उस पर रक्षा सूत्र बंधा हुआ था। मैंने उसे खोलकर कमरे में जैसे ही प्रवेश किया, वहाँ सब धुआं धुआं सा दिखने लगा। कुछ अजीब सी महक आ रही थी। वहीं से मैंने बाहर निकलने की कोशिश की तो लगा जैसे बाहर आने का रास्ता ही खो गया है। मुझे बहुत डर लग रहा था, इसीलिए मैं डर के मारे चीख पड़ी। उसके बाद मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई। विनी ने पानी पीते हुए बताया। मतलब तुम कमरे के अंदर थी तो बाहर कैसे निकली? तुम तो कमरे के बाहर नीचे पड़ी हुई थी, सचिन ने कहा। मुझे नहीं पता भैया, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मैं कभी उस तरफ नहीं जाऊंगी। विनी ने जवाब दिया। उस समय विनी को शांत कराना ज्यादा जरूरी था, इसलिए बात को वहीं रफा दफा करके मम्मी उनके लिए हलवा बनाने की तैयारी में लग गई। इस घटना से कुछ बातें मेरे मन में खटक गई थी। अगर विनी की बात सच है तो वहां दरवाजे पर मैंने कोई रक्षा सूत्र बंधा क्यों नहीं देखा? दूसरी बात, कमरे से विनी बाहर कैसे पहुंची? अंदर धुआं कहां से और क्यों आया? कैसी महक की बात कर रही है विनी? मन में विचित्र ख्याल आ रहे थे। बीच बीच में अपने सहपाठियों की भूतहा कहानी भी याद आ रही थी। आज तक जिन कहानियों को मैं मनोरंजन के लिए सुनता था, आज मुझे उनके बारे में सोच सोच कर सेहरन हो रही थी। पूरी रात नींद मेरे साथ आंख में चौली खेलती रही। सुबह तक मेरी लाल सुर्ख आंखें मेरी रात्रि जागरण की चुगली कर रही थी। मैं कमरे से बाहर आया तो पता चला विनी को बुखार हुआ है। मैं फिर से चिंतित हो उठा था। शायद उसके अंदर डर बैठ गया था, जिसकी वजह से उसे बुखार आ गया था। दिन भर मम्मी विनी की खातिरदारी में लगी रही, लेकिन उसका बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात गहराते गहराते उसका बुखार सीमा से परे पहुंचने लगा था। वो बदहवासी में रात भर कुछ कुछ बड़बड़ाती रही थी। सुबह होते ही पापा की सरकारी गाड़ी में उसे अस्पताल ले जाया गया। अगले 3 दिन इसी तरह बुखार में तड़पते बीत गए। मम्मी पापा हॉस्पिटल में ही विनी के पास ही थे। आखिरकार चौथे दिन खबर मिली कि विनी की हालत में कुछ सुधार आया है। अगले 2 दिन और अस्पताल में बिताने के बाद विनी घर आ गई थी। विनी हम सबकी जान थी। उसके घर आने से हम सबके चेहरे की रौनक लौट आई थी। सब लोग धीरे धीरे सामान्य हो रहे थे, बस एक को छोड़कर। विनी अब पहले की तरह उछल कूद नहीं करती थी। अक्सर एक जगह पर गुमसुम सी बैठी रहती या हमें खेलते देखती रहती। पहले तो हमने इसे बीमारी की वजह से पैदा हुई चिड़चिड़ाहट और कमजोरी समझा, लेकिन यह सिलसिला अंतहीन हो गया। विनी अब कम ही बात करती थी। ज्यादातर समय वो अपने कमरे में ही बिताती थी। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। यही सब चलते चलते लगभग 6 महीने बीत गए थे। हम लोग बहुत कोशिश करते,
कि वो हमारे साथ खेले कूदे, मुस्कुराए, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं आते थे। वो यूं ही भावहीन सी एकटक शून्य में ताकती रहती। ज्यादा जोर जबरदस्ती करने पर वो उठकर अपने कमरे में चली जाती और दरवाजा बंद कर लेती। माँ पापा उससे पूछ पूछ कर थक चुके थे कि आखिर क्या बात है, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता था। फिर एक दिन पापा बहुत उत्साहित से होकर घर घुसे। पापा के हाथ में मिठाई का डिब्बा था। उत्साहित स्वर में उन्होंने दोनों छोटी बहनों को पुकारा और मिठाई का डिब्बा पकड़ा दिया। अरे मेरी पदोन्नति हो गई है, तनख्वाह भी बढ़ेगी और अगले 4 साल तक कहीं भागना भी नहीं पड़ेगा। पापा ने खुश होकर कहा। प्रमोशन की खबर ने हम सबके चेहरे पर मुस्कान ला दी थी। पापा विनी को मिठाई खिलाने लगे तो विनी पापा का हाथ झटक कर अंदर भाग गई। पापा के प्रमोशन होने के बाद अब घर में पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। नई पोस्ट पर पापा की अच्छी खासी उपरी कमाई होने लगी। घर का माहौल बदलने लगा था। सुंदर पर्दे, महंगे कपड़े, बढ़िया साजो सामान हमारे घर की रौनक बढ़ाने लगा था। सब कुछ हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा चल रहा था। इतना कि कहीं ना कहीं इस चमक धमक में हम विनी के व्यवहार को नजरअंदाज करने लगे। धीरे धीरे साल बीतने को आया था। मेरी प्यारी सी चुलबुली बहन अब एक गंभीर सी लड़की बन गई थी। स्कूल में भी उसका प्रदर्शन खराब होता जा रहा था। किसी तरह समझाने बुझाने पर उसने परीक्षा तो दे दी, लेकिन अगले साल उसने स्कूल जाने से साफ मना कर दिया। 1 साल के भीतर ही उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में बहुत परिवर्तन आ गया था। वो छोटी बच्ची अब एक परिपक्व सी लड़की नजर आने लगी थी। मेरा दाखिला भी कॉलेज में हो गया था। मैं देर रात तक जागकर अपने असाइनमेंट बनाता था। उस रोज रात में पढ़ते पढ़ते मैं काफी देर तक जाग रहा था। अचानक मुझे किसी के फुसफुसाकर बात करने की आवाज सुनाई पड़ी। आवाज मर्दानी थी। मैं कुछ शंकित सा हो उठा। धीमे धीमे सदे हुए कदमों से मैं हॉल में पहुंचा तो आभास हुआ कि आवाज विनी के कमरे से ही आ रही है। मैंने चुपके से झांककर विनी के कमरे में देखा तो वो एक दीवार की ओर मुंह करके फुसफुसाते हुए कुछ बात कर रही थी। कमरे में विनी के अलावा कोई नहीं था और सबसे ज्यादा मुझे उसकी आवाज विचलित कर रही थी। दिन भर एक शब्द मुंह से ना निकालने वाली लड़की आधी रात को दीवारों से मर्दाना आवाज में बात कर रही थी। किसी तरह मैंने अपनी चीख को गले में ही दबाकर वहां से निकलना उचित समझा। रात काफी हो चुकी थी। मैंने फिलहाल किसी को भी जगाना ठीक नहीं समझा। उस रात मैंने कैसे करके एक एक पल बिताया मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सुबह होते ही मैंने मम्मी पापा को सारी बात बताई। माँ किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठी थी। माँ और पापा चुपचाप किसी तांत्रिक या ओझा की खोज करने लगे। 2 दिन बाद एक मुस्लिम तंत्र मंत्र वाला मिला। माँ और पापा को उस तांत्रिक ने कुछ भभूत पढ़कर दी, जैसे विनी के कमरे में छिड़कना था और घर के बाकी हिस्सों में भी छिड़कना था। किसी तरह विनी की नजर से बचाकर सारे घर में भभूत छिड़क दी गई। उस रोज कई साल बाद विनी ने अच्छी तरह से खाना खाया। 1-2 बार मुस्कुराई भी। माँ को तांत्रिक पर अटूट विश्वास हो गया था। अगले कुछ दिन हमारे लिए बेहद सुहाने रहे। विनी हमारे बीच कुछ देर के लिए आकर बैठती और 1-2 बार मुस्कुराती भी। उसके ठीक होने की उम्मीद भी बन सी गई थी। पापा ने तांत्रिक को विनी की हालत में हुए सुधार की जानकारी दी तो वो आत्मविश्वास से भर उठा। अगले दिन उसने हवेली में आकर पूरे घर को बाधा मुक्त करने का आश्वासन दिया। माँ ने तांत्रिक के कहे अनुसार सारा सामान पहले ही तैयार कर दिया था। तय समय पर वो हवेली पहुंचा। तंत्र की सारी तैयारी करने के बाद ओझा ने विनी को बुलाने का आदेश दिया। विनी तांत्रिक को देखकर रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराई। सफेद रंग की सलवार कमीज पर उसने कुछ अजीब तरह से दुपट्टा ओढ़ रखा था, बिल्कुल वैसे जैसे मुस्लिम महिलाएं नमाज के समय पहनती हैं। विनी को इस रूप में देखकर हम सभी सकते में आ गए थे। ओझा के नजदीक पहुंचकर वो फिर से मुस्कुराई और मर्दाना आवाज में कुछ फुसफुसाने लगी। देखते ही देखते ओझा वहीं जमीन पर गिर पड़ा। हम सभी का डर के मारे खून जमा जा रहा था। कुछ ही देर में ओझा की आंख पलट गई। उसे देखकर विनी ने जोर से ठहाका लगाया और गुस्से में माँ को घूरने लगी। फिर उसने हम सब की तरफ नजर घुमाई और अपने कमरे की ओर जाने लगी। विनी अपने कमरे में चली गई थी।
हम सभी अभी भी सन्न थे। किसी तरह पापा ने हिम्मत करके उस ओझा की नब्ज छूकर देखी। पापा के माथे पर पसीने की बूंद छलक आई। मुझे आवाज लगाकर पापा ने जल्दी से गाड़ी निकालने का आदेश दिया। ओझा की टूटती छूटती सी सांसें अभी भी चल रही थी और पापा उसे मरने नहीं देना चाहते थे। अनर्थ की आशंका से पापा के हाथ पांव कांप रहे थे। हम उसे किसी तरह अस्पताल में भर्ती कराकर रात तक घर लौट आए। घर में अजीब किस्म का सन्नाटा पसरा हुआ था। मम्मी, सचिन और सोनी एक ही कमरे में सहमे बैठे थे। घर में सबकी मनःस्थिति को समझते हुए पापा ने बाहर से ही खाना ले लिया था। खाना खाने के बाद कोई भी अपने कमरे में जाने को तैयार नहीं था। किसी तरह सोनी को माँ पापा के पास सुलाकर मैं और सचिन अपने कमरे में लौट आए। समझ नहीं आ रहा था कि इस हवेली को मनहूस कहूं या लकी। इस हवेली में आने के बाद पापा ने बहुत तरक्की की है। भला कोई भूतिया घर भी किसी के लिए शुभ हो सकता है। कहीं विनी को कोई मानसिक परेशानी तो नहीं हो गई जो वो ऐसी हरकतें कर रही है। लेकिन ओझा का उसी समय गिरना, डॉक्टर का कहना कि ओझा को हार्ट अटैक आया था, वो तो किसी को भी हो सकता है। मैं अपनी आंखों से देखे हुए सच को विज्ञान की कसौटी पर रखकर झुठलाने का प्रयास में लगा था। रात के 12 बजे तक सचिन सो गया था, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। माँ, पापा और सोनी का हाल जानने के लिए मैं उनके कमरे की ओर जाने के लिए निकला तो देखा विनी पापा मम्मी के कमरे के बाहर खड़ी सिसक रही है। उसकी पीठ मेरी ओर थी, लेकिन ध्यान से सुनने पर उसकी कुछ आवाजें टूटे हुए लहजों में मुझ तक पहुंच रही थी। मैं कमरे की ऊंट में छिपकर सुनने की कोशिश करने लगा। हमारे वालिद और अम्मी को मुआफ कर दो, वो बस हमारी खैरियत चाहते हैं। अल्लाह के लिए उनकी जान बख्श दो, या अल्लाह मदद कर। विनी की आवाज मुझ तक पहुंची। विनी की भाषा सुनकर मेरे पूरे शरीर में अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई। मेरे हिंदू परिवार में पली बड़ी बहन कब और कैसे इतनी शफाक उर्दू बोलने लगी, दिमाग काम नहीं कर रहा था। अचानक ही प्यास से मेरा गला सूखने लगा। वो किससे याचना कर रही थी? क्या रहस्य है इस उर्दू का? मैं समझ ही नहीं पा रहा था। अगले कुछ दिन विनी ने अपने कमरे में ही बिताए। तीसरे दिन खाने की टेबल पर बैठते हुए उसने माँ से खीर खाने की फरमाइश की। माँ ने खुशी खुशी उसके लिए खीर बना दी। फिर धीरे धीरे उसकी खाने को लेकर मांग बढ़ती ही गई। कभी वो चाट मांगती तो कभी भटूरे। बस अपना खाना सीधा कमरे में उठाकर ले जाती। उसका पहनावा, रहन सहन सब मुस्लिम महिलाओं की तरह हो गया था। एक रोज माँ को बूढ़ी माँ की याद आई। वो अम्मा भी तो मुस्लिम ही थी ना, कहीं उन्होंने ही तो कोई टोना टोटका नहीं करा दिया मेरी बच्ची पर। माँ अब अम्मा को ही कसूरवार ठहरा रही थी, लेकिन किया क्या जाए? ऐसा आसानी से तो वो मानेगी नहीं कि उन्होंने टोटका किया है। किसी तांत्रिक की ही मदद लेनी पड़ेगी। माँ ने शाम को पापा को अपने दिल की बात बताई। मैं अभी हॉस्पिटल से उस ओझा को देख कर आ रहा हूँ। उसके आधे शरीर में लकवा हो गया है, जुबान टेढ़ी हो चुकी है, कुछ भी बोलने या चलने फिरने की हालत में नहीं है। मुझे देखकर वो अजीबोगरीब घे जैसी आवाजें निकालने लगा। मुझे नहीं लगता अब कोई भी तांत्रिक इस हवेली में आना चाहेगा। फिर भी मम्मी के कहने पर अपनी बच्चे की सलामती के लिए पापा कहीं तांत्रिकों के पास भटके, किंतु कोई भी मदद को तैयार नहीं हुआ। 2 महीने बीत गए थे। हम सभी निराश हो चुके थे। पापा ने बहुत कोशिश की उनका ट्रांसफर हो जाए, लेकिन कोई काम नहीं बन पा रहा था। ऐसा लगता था मानो हम बंद गए हैं इस हवेली में। इधर विनी की हरकतें कुछ ज्यादा ही अजीब हो गई थी। उसकी तबीयत खराब सी रहने लगी थी। 1-2 बार वो चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। जब एक दिन उसने खाने को देखकर उल्टी की तो माँ घबराने लगी। कोई उपाय ना सोचता देखकर माँ ने बूढ़ी अम्मा के पास जाने का निर्णय लिया। किसी तरह पूछते पूछते माँ अम्मा के घर पहुंची। छप्पर का एक कमरे का मकान था। घर के सामान के नाम पर कुछ बर्तन और एक चारपाई रखी थी। माँ को देख वो थोड़ा परेशान सी हो उठी। मालकिन, कैसे आना हुआ? मुझे बुलवाया होता। अम्मा, मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगती हूँ। कैसी बातें करती हैं मैडम जी? कुछ बात हुई है क्या? अम्मा, आपने कहा था कि बच्चों को दूसरे भाग में मत जाने देना, लेकिन एक दिन मेरी बच्ची गलती से वहाँ चली गई थी। तब से माँ ने पूरी कहानी उन्हें कह सुनाई। माँ की बात सुनकर उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर गई। ये कैसे हो सकता है?
उन्होंने घड़े से निकालकर एक गिलास पानी पिया। आप पहले क्यों नहीं आई? अब बहुत देर हो गई है। क्या मतलब है आपका? खुद को संभालिए मैडम जी। मैं जो बोलने वाली हूँ आप शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। आपकी बच्ची पेट से है। क्या बकवास कर रही हैं आप? मैं सच कह रही हूँ। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। ये सब पहली बार नहीं हो रहा है। लेकिन कैसे? कौन? मतलब हो क्या रहा है ये सब? मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। आप थोड़ा धैर्य रखिए। मैं अपने अम्मी अब्बू की इकलौती संतान नहीं हूँ। मेरी एक बड़ी आपा भी थी जिनका नाम रेशम था। मुझसे अब 15 बरस बड़ी थी। तकरीबन 90 बरस पहले की बात है। अब्बू डाक विभाग में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी थे। देश पर अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज अफसरों के रुकने और ठहरने के लिए इस आलीशान हवेली को डाक बंगला बना दिया था, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरे अब्बू की थी। अब्बू पूरी ईमानदारी से अपना काम करते थे। मेरे अम्मी अब्बू हवेली के जर्जर हो चुके भाग में जो आखिरी कमरा है वहाँ रहते थे। उस समय ये कमरा ऐसी हालत में नहीं था। मेरी 13 वर्षीय आपा भी उसी कमरे में उनके साथ रहती थी। धीरे धीरे आपा गुमसुम सी रहने लगी। फिर बाहर आना जाना भी बंद कर दिया और अकेले कमरे में बंद रहने लगी। अक्सर वो रात को दीवारों को देखकर अजीब अजीब सी आवाजें निकाला करती थी। कभी बैठे बैठे रोने लगती तो कभी हंसने लगती। मेरी माँ को आपी के जन्म के बाद कोई बच्चा नहीं हो रहा था। इसी हवेली में आने के 2 साल बाद अम्मी की कोख फिर से हरी हो गई। उधर अंग्रेजी सरकार से हवेली की देखरेख के नाम पर मोटी रकम आने लगी। उस दौर में जब हर ओर गरीबी और भूखमरी फैली हुई थी, हमारे घर में अन्न धन की भरमार थी। ऊपर से रहने के लिए आलीशान हवेली। अम्मी अब्बू खुद को भाग्यशाली समझते और अपनी किस्मत पर रश्क करते। उनके जीवन में सिर्फ एक कष्ट था और वो था आपी का यूं दिनों दिन बदलता व्यवहार। अब्बू आपी को कई बार मौलवी और ओझा के पास भी लेकर गए, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं आया। कोई भी डॉक्टर, वैद्य, हकीम, तांत्रिक उनकी परेशानी की नब्ज नहीं पकड़ सका। इधर अम्मी अपनी गोद हरी होने की खुशी में फूली नहीं समा रही थी और उधर एक खौफनाक खबर से उनका सामना हुआ। आपी पेट से थी। उस दिन अम्मी को देखने आई दाई ने आपी को देखकर अम्मी के कान में ये बात बताई तो उनको अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सारा दिन कमरे में बंद रहने वाली आपी कैसे पेट से हो गई। लोक लाज का भय अम्मी को भीतर तक हिला गया। किसी तरह हिम्मत करके अब्बू को सारी बात बताई तो मानो घर में तूफान आ गया। ये बात कल्पना और विज्ञान से बिल्कुल परे थी। कोई कन्या इस तरह भला कैसे? आपी को बहुत प्यार से पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब्बू के गुस्से और मार के सामने भी आपी की जुबान नहीं खुली। कोई और उपाय ना सूझा तो आखिर में गांव के एक बुजुर्ग को अब्बू ने सारी बात बताई। उन चचा ने अब्बू को एक तांत्रिक का पता दिया। अब्बू रेशम आपा का पहना हुआ एक कपड़ा लेकर उस तांत्रिक के पास जा पहुंचे। तांत्रिक ने अब्बू से आपी का कपड़ा लेकर सूंघा और कुछ मंत्र साधना करने लगा। कुछ देर बाद तांत्रिक ने अब्बू को कहा, तुम्हारी बेटी का बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी बेटी को हुआ क्या है और ये सब क्यों हो रहा है? तुम्हारी बेटी पर किसी भूत प्रेत या आत्मा का साया नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं शायद तुम्हारी बेटी को बचा भी लेता। मतलब
तुम्हारी बेटी के जिस्म को एक जिन्न ने अपने काबू में कर रखा है। जिन्न बहुत शक्तिशाली होते हैं, उन्हें रोकने की ताकत इंसान के पास नहीं है। जिन्हों की अपनी एक अलग दुनिया होती है, वो हमारी दुनिया में बिना किसी आवाहन के नहीं आते। जरूर किसी ने उसे अपने स्वार्थवश यहाँ बुलाया होगा, लेकिन मेरी बच्ची ही क्यों? आप मुझे कल तक का समय दो, मैं अपनी साधना से पता लगाता हूँ ये जिन यहाँ क्यों और कैसे आया है और आपकी बच्ची से क्या चाहता है। सारी रात आंखों में काटने के बाद अगले दिन सवेरे ही अब्बू तांत्रिक के पास पहुंच गए। मैंने सारी रात कब्रिस्तान में तंत्र साधना की है। आपकी बच्ची पर बहुत ही शक्तिशाली जिन का साया है। इस जिन को इसकी दुनिया में से एक खास मकसद के तहत बुलाया गया था। इस हवेली में रहने वाले सम्राट ने अपने अंधी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए एक ओझा को पैसा देकर जिनों की दुनिया का रास्ता मालूम किया। वो बहुत पहुंचा हुआ ओझा था। उसने अपनी महानता सम्राट के समक्ष सिद्ध करने के लिए जिनों की दुनिया के राज महाराज के समक्ष साझा कर दिए। जुनूनी सम्राट ने सब कुछ जल्दी और आसानी से पाने की जिद में जिन का आवाहन किया। अपनी दुनिया छोड़कर आने का क्रोध नेत्रों में भरकर जिन ने सम्राट से प्रश्न किया। राजा की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि जिन की सहायता से वो सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। मैं चांदपुर का सम्राट हूँ, तुम मेरी सेवा में हाजिर हुए हो। मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। सम्राट की बात सुनकर जिन ने अट्टहास किया। जिन दुगनी तेजी से चिल्लाया और अचानक से पहाड़ की तरफ ऊंचाई में फैलने लगा। यह सब देख राजा को घबराहट होने लगी। उसने तो ओझा की लिखी पुस्तक में पढ़ा था कि जिन इंसान को अपना आका समझकर उसकी हर मुराद पूरी करता है, किंतु ये तो अलग ही मिजाज का जिन्न है। इंसान ने जब जब अपने दायरे से बाहर निकलकर दूसरी दुनिया को जानने की उत्सुकता में कोई भी मूर्खतापूर्ण कदम उठाया है, तो उसे विनाश ही हासिल हुआ है। मनुष्य बेशक दुनिया का सबसे बुद्धिमान और ताकतवर जीव है, किंतु हर बार उसका अध्ययन और अनुमान सटीक बैठे ऐसा जरूरी तो नहीं। ओझा के अनुमान के उलट ये जिन सृजन नहीं, विनाश लेकर आने वाला था। जिन फिर से गुर्राया। मामा जल्दी घर चलो। सचिन ने आकर माँ को झिंझोरा। सचिन की आवाज से माँ वर्तमान में लौट आई। क्या हुआ? कोई खास बात है क्या? माँ खुद अपनी आंखों से चलकर देखो क्या हुआ है। घर पहुंचकर माँ ने जो देखा उससे उनका कलेजा मुंह को आ गया। माँ ने देखा कि मैं खड़ा खड़ा गिर रहा था। विनी दोहरी आवाज में कुछ बोल रही थी। एक आवाज उसकी खुद की थी जिसमें वो मदद के लिए पुकार रही थी, और दूसरी मर्दाना आवाज बहुत भारी और गरज के साथ आ रही थी। मर्दाना आवाज स्पष्ट नहीं थी, लेकिन इतना जरूर समझ आ रहा था कि वो कुछ धमकी भरी बात कर रहा है। विनी का शरीर पूरा अकड़ चुका था। गर्दन